हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तो अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा समय बचता नहीं है। तो हमारा एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है धीरे धीरे करके। और पता भी नहीं चलेगा कैसे एग्जाम आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए। तो चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं सेंटर ऑफ मास का नीट PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rise to a height of 10 meter. The impulse imparted to a ball during its collision with the ground is। तो इम्पल्स निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इम्पल्स जो हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इस तरीके से हम अगर मास को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा मास भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, ठीक है। तो हमारे पास जो है वी फाइनल जो है, वी फाइनल क्या होगा? तो वी जो है एक जैसे एक बॉल है, तो वो जो है यहाँ से जो है, जैसे मान लीजिए कि 40 मीटर से वो पहले गिर रहा है, ठीक है। 40 मीटर, 40 मीटर से वो गिर रहा है। तो एक एक बॉल है, तो वो 40 मीटर से गिर रहा है, तो उसका हाइट जो है वो हमारे पास 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। वो ग्राउंड पे गिरेगा, तो नीचे इसे गिरने में जो है ड्रॉप्ट करने में वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है अंडर रूट 2 GH। तो अंडर रूट 2 GH हो जाएगा, अंडर रूट 2 GH हमारे पास सर फॉर्मूला है। तो भी एफ इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू एच जो है 40 है। तो उसको हम इसको जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 800। और फिर इससे जो है अगर हम 800 को जो है 20, अगर हम 4 इंटू 2 कर दें तो 400 इंटू कर दें तो और 400 का जो है 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा आउट में, और अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है हमारे पास वो होता है 1.4, ठीक है। इसको अगर हम इंटू करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह जो है वी इनिशियल जो है वो जब यहाँ पे नीचे जो है स्ट्राइक करेगा, और ये फाइनल वेलोसिटी हुआ। नहीं नहीं, ये जो है ना, एक मिनट, वो जब गिर रहा है तो अंडर रूट 2 जी, ठीक है। और जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये इनिशियल हुआ, ठीक है, सॉरी, ये इनिशियल है। वो गिर रहा है तो ये इनिशियल है, और जो भी फाइनल जो है वो है हमारे पास वो है हमारे पास वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो और बी फाइनल जो हमारे पास बी फाइनल आ जाएगा जब यहाँ से जो है वो 10 मीटर के ऊपर जा रहा है, ऊपर पहुंच पा रहा है। तो उसका जो है वो आ जाएगा वी फाइनल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 GH। जो एच जो है हमारे पास 2 इंटू 10 है, तो ये आ जाएगा 200। तो 200 आ जाएगा अंडर रूट 200। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10 इंटू रूट 2। तो रूट 2 का है फिर 1.4 इंटू 1.4। तो इसको जो हम जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10 से 10 चले जाएगा तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइनल तो हमारे पास है 14, और ये जो है नीचे गिर रहा है, तो इसलिए जो है नीचे गिर रहा है, तो इसलिए माइनस आएगा। तो माइनस और -28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। और मास जो हमारे पास 0.1 kg है, यानी कि वन वन बाय हाफ है इंटू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21, 21 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू
two body A and B of same mass undergoes complete inelastic one-dimension collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. The ratio of v1 and v2 is v1 is to v2 is तो हमारे पास जो है इन इलास्टिक कोलिजन में जो है इन इलास्टिक कोलिजन में है क्या होता है कि वो जो है कंप्लीटली इन इलास्टिक मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक में जो होता है वो लास्ट में जो है जैसे मान लीजिए एक बॉल है हमारे पास एम है, ठीक है, और वो जो है v1 से जा रहा है और m2 जो है वो जा रहा है वो रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में है, तो वो साथ में जो है वो चिपक के जो है जैसे इन लास्ट परफेक्टली इन इलास्टिक में जो मास 1 में जो है मास 2 चिपक जाता है, ठीक है, m एंड m2 जो है वो चिपक जाता है और साथ में फिर चलने लगता है v2 से, तो तो जो है वो आ जाएगा हमारे पास। और इसमें जो है फाइनल वेलोसिटी और इसमें कंजर्वेशन जो है वो सेम होता है, ठीक है, तो इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल फाइनल आ जाएगा। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है एम मोमेंट का जो है फॉर्मूला आता है मास इंटू m1 इंटू v1 प्लस m2v2 इक्वल टू आ जाएगा 2m v2 m1 प्लस m2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है m1 प्लस m2 इक्वल टू आ जाएगा v2, ठीक है, और जब ये जो है इनिशियली रेस्ट में था तो ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू आ जाएगा 2m v2 और जब ये m जो है इधर आ जाएगा m1 v1 बाय 2m जो आ जाएगा, तो ये m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा v2 जो हमारे पास v फाइनल का आ जाएगा v1 बाय 2, ठीक है, तो और जो है ये जब नीचे आ जाएगा v2 बाय v1 तो ये आ जाएगा हमारे पास v2 बाय v1 इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 2। तो हमसे पूछा है v1 इज टू v2, तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू आ जाएगा 2 इज टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास m hits a block of mass m elastic, the transfer of energy in the maximum when, वो मैक्सिमम कब होता है जब वो हमारे पास जो है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एज होता है हमारे पास वो होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास एक फार्मूला आता है 4n बाय 1 प्लस n का स्क्वायर, और n क्या है वो जो है ना कितना मास ज़्यादा है वो बताता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो है मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर व्हेन n इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो जो है अगर हम यहाँ पे n को पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 इक्वल टू m2, ठीक है, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर तभी होता है जब m1 इक्वल टू m2 आ जाता है, तो हमारे पास जो है m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक है, 100% काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है two particles A and B initially at rest moving toward each other under mutual force of attraction at an instant when the speed of A is v and
स्पीड ऑफ बी इज 3v, देन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास जो है म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी हमारे पास नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास जीरो है, तो मोमेंट जो हमारे पास सेम होगा, सिस्टम का जो मोमेंट सेम होगा, तो पी इनिशियली इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। तो जो है, और m1 जो है इनिशियली सब ये रेस्ट में था, इसीलिए 0 प्लस 0 इक्वल टू पी फाइनल, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 रहेगा, यानी कि उसका वो चेंज नहीं होगा अगर वो इनिशियली रेस्ट में था तो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, A 1 kg object strike a wall with velocity 1 meter per second at angle 60 degree with the wall and reflect at the same angle if it remain in contact with 0.1 second, then the force exert on the wall is, फोर्स पे जो है कितना वॉल पे जो है कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, ठीक है। कितना देर रहा है वो रहता है, तो ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है। तो एक बॉल है जो कि 60 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। एक बॉल है जो कि 60 डिग्री पर आ रहा है, यानी वॉल से जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, और फिर जो है रिफ्लेक्ट हो जा रहा है 60 डिग्री से ही, तो वो रहता है। तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स इक्वल टू का चेंज इन मोमेंटम डेल्टा डी, तो चेंज इन मोमेंटम होता है मास फाइनल माइनस भी इनिशियल बाय डेल्टा टी। मास जो हमारे पास 1 है और वी फाइनल जो हमारे पास ये यहाँ से जो है ये इस साइड जा रहा है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से। एक कंपोनेंट इसका जो है इस साइड ले लेते हैं, और एक कंपोनेंट जो है इसका इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर 60 है तो इस साइड 60 आ जाएगा, और ये जो है वी कॉस 60 है, और इस साइड जो है वी साइन 60 से जो है वो दीवार की तरफ जा रहा है, वो वी साइन 60 से जो है वो दीवार की तरफ जा रहा है, और रिटर्न भी उतना से ही आएगा, ऐसे दीवार है तो इस साइड से भी उतना ही स्पीड से आएगा वी साइन 60 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो जो है वी साइन 60 से जा रहा है, तो यहाँ पे जो है एम एम वी फाइनल जो हमारे पास, और वो वापस जा रहा है इतना, तो अपोजिट साइड में है एक, जैसे मान लीजिए वी वी साइन 60 माइनस, और ये फाइनल जो है फाइनल, तो और माइनस जो है इस साइड में जा रहा है, अपोजिट है तो डायरेक्शन जो है वो माइनस वी साइन 60 आएगा, तो वो जो है ये आ जाएगा एम डेल्टा टी, तो और ये जो है आ जाएगा एम टू वी साइन 60 आ जाएगा, ठीक है, और डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम साइन 60 जो है साइन 60 जो है सो और जो है साइन 60 होता है हमारे पास रूट एम जो है 1 है इंटू, और 2 जो है 2 इंटू वेलोसिटी भी 1 है, और 60 साइन 60 होता है रूट 3/2, और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास है 0.1 सेकेंड, तो इसको जब हम हटाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा 10, ठीक है, तो 10 चले जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 10 यानी कि 10 बच गया हमारे पास 10√3, ये आंसर। तो हमारे पास 10√3 ऑप्शन नंबर सी में है न्यूटन, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इज 0 पॉइंट इतना केजी मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज, तो डिस्टेंस कवर्ड ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम having linear momentum 0.3 kg
मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड इज। तो मास जो हमारे पास, मास जो है वो है 5 ग्राम। इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 5/1000। और पी जो हमारे पास वो है 0.3, मोमेंटम जो है 0.3 है, और टी जो हमारे पास वो है एस, 5। तो हमारे पास मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। और तो मोमेंटम जो हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो जो है 0. तो मास जो हमारे पास है 5/100 है, 5/1000 इंटू 0.3/5 इक्वल टू वी है। ठीक है, तो वी जो है इस साइड से जो है, वी को जो है मास को जो इस साइड दे दिए हैं, मास जो है अपोजिट उल्टा हो गया है। 5 ग्राम था तो इसलिए नीचे जो है ये आ गया। और ये मोमेंटम जो है 0 पॉइंट, ये यहाँ पे नहीं हुआ, अच्छा से 1000/5 रिवर्स हो गया यहाँ से, इस साइड जाएगा तो इसलिए, तो 5 इंटू, और ये आ जाएगा 0.3 इक्वल टू वी। ठीक है, तो वी जो है यहाँ से जो है एक जीरो ऐसे जाएगा, तो ये कट के यहाँ पर जाएगा 300/5 इक्वल टू आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो यह आ जाएगा 60, और तो जो है जब 60 आ जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड जो हमारे पास 60 है इंटू टाइम जो है 5 सेकेंड पे है, ये आ जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन है। ठीक है, तो तो असर्शन है व्हेन ए फायर क्रैकर रॉकेट जो है एक्सप्लोड कर जाता है इन मिडवे एयर में। ठीक है, इट्स फ्रैगमेंट फ्लाई इन सच ए वे दैट द कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ। ठीक है, which the firecracker would have followed had it no exploded। और वो बोल रहा है उसका फ्रैगमेंट जो है वो चेंज नहीं करता। ठीक है, सच दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन सेम पाथ, और which the firecracker would have followed had it not explode। तो जो है फ्रैगमेंट जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक जो है ऐसे करके वो उसका टुकड़ा जो है वो फ्रैगमेंट जो है वो सेम पाथ में नहीं जा सकता। ठीक है, ये फॉल्स आएगा। और एक्सप्लोजन जो है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर जो है रॉकेट अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्स ओनली एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट फॉर दिस एक्सप्लोजन। हाँ ठीक है, तो एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, इंटरनल ही फोर्स था। तो वो जो है कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट जो वो जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो वो सेम रहेगा, तो तो उसका जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो नहीं चेंज करेगा, तो उसका फ्रेगमेंट चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए जो है और ये फ्रेगमेंट जो बोल रहा है सेम है, कंटिन्यू पाथ जा रहा है, तो वो तो नहीं हो पाएगा, तो ये रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है असर्शन जो है वो रॉन्ग है, बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ मास m is at rest initially it explode into three fragments having mass in the ratio इतना इतना। The fragment having equal mass fly off along mutual perpendicular direction with speed v। The speed of the third lighter fragment is।
तो ये जो है ये बोल रहा है कि एक जो हमारे पास एक मास m है, ठीक है, वो एक्सप्लोर कर जा रहा है थ्री फ्रैगमेंट में, और जो एक टूटता है 2m में, और एक टूटता है 2m में, और एक m में, ठीक है। सो इफ फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास, जो कि इक्वल मास है, ये और ये जो है वो परपेंडिकुलर जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन। तो द स्पीड v जो है थर्ड पार्टिकल का, वो फ्रैगमेंट का जो वेलोसिटी कितना आएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट जो है जब यूज आएगा, तो वो जो है पी इनिशियली, एक्सटर्नल फोर्स नहीं ले रहा, यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, इसीलिए जो है इनिशियली इक्वल टू पी फाइनल आएगा। तो पी इनिशियली जो है वो रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट में था, तो वो जीरो आ जाएगा, इक्वल टू पी फाइनल जो है वो आ जाएगा m1 v1 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, वो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, जो कि इस साइड इक्वल टू जीरो आएगा, और ये इस साइड जो आने से जो है इक्वल टू के इस साइड आने से ये नेगेटिव मान जाएगा। तो m3 v3 जो है ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और इस दोनों को जो है हम अगर कॉमन मास जो है सेम है, ये आ जाएगा 2m v1 प्लस v2, और ये आ जाएगा m भी सेम है, तो ये आ जाएगा 3 v3। तो इक्वल टू ये m से m जो है कट जाएगा, तो v3 इक्वल टू आ जाएगा 2 v1 प्लस v2। v1 प्लस जो है v2 जो है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से वो जो है रूट और 90 डिग्री पे है, तो वो आ जाएगा v√2, ठीक है। तो 2 इंटू v√2, सो v3 इक्वल टू आ जाएगा 2√2। तो ये जो है 2√2 राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बी सी इज ए राइट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, object of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the end of rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg is। ये बोल रहा है कि एक रॉड है और उसका मास जो है 10 kg है, और एक जो है 20 kg का है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से पूछ रहा है 0,0 मान लीजिए, यहाँ से 10 से जो है सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कहाँ होगा, किस पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाता है हमारे पास m1 v1, तो m1 पोजीशन जो है r1 प्लस m2 पोजीशन r2 बाय m1 प्लस m2 आता है। और यहाँ पे जो है टेन के ही वजह से जो है वहीं से देखते हैं, तो उसका r जो है जीरो आ जाएगा, इसीलिए जो है वो जीरो आ जाएगा, प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। तो ये जो है तो जो है m1r1, तो ये जो है हमारे पास है 10 kg, तो 10 इंटू सॉरी टू है, m2 है, तो वो 20 है, 10 बाई m1 प्लस m2 30 आ जाएगा, तो ये कट के जो है कट के 20 बाई 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर, strike the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is। तो 10 मीटर का है, 10 मीटर का है,
हाइट, और वो जो है नीचे गिर रहा है, वो जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप हो रहा है तो 10 मीटर से, तो उसका वेलोसिटी जो है नीचे में आ जाएगा अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट टू जी एच, और अंडर रूट टू जी एच जो है 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 200, यानी कि 10√2। हाँ ठीक है, 10√2 आ जाएगा। और वो जो है वो बोल रहा है कि रिबॉन्ड जो रहा है सेम हाइट, यानी कि उसका ऊपर जाने में भी वेलोसिटी उतना ही होगा। तो इसीलिए वी फाइनल जो है, वी फाइनल और इनिशियल जो उसका वेलोसिटी सेम आएगा, तो क्योंकि उतना ही हाइट वापस जा रहा है, तो इसीलिए जो है। और जो है हमारे पास इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास जो हमारे पास 0.15 है, और इंटू, और एक जो है, एक एक नीचे डायरेक्शन में है और एक ऊपर डायरेक्शन में है, फाइनली जो है ऊपर में है, ठीक है। तो उसको जो हम प्लस लेंगे 10√2, और वो एक नीचे है, तो उसको जो है हम यहाँ से जो है इनिशियली जो है वो माइनस है, और माइनस अंदर में आएगा, ये इनिशियली आएगा, जो कि है 10√2। ये आ जाएगा हमारे पास 0.15 इंटू 10√2। तो ये जो है हटेगा तो आ जाएगा 100, तो एक जीरो यहाँ से, और ये 10 है, तो 5 से अगर काटें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√2। ये आ जाएगा 3√2, और 3 जो हमारे पास 1.4 है, अगर हम इसको हटा दें तो ये आ जाएगा, हमारे पास 10, एक मिनट, सो सो अगर हम इसको हटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to a ball to end of a rigid rod of length m with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg. तो 5 kg का मास है एक, और एक है 10 kg का। तो वो पूछ रहा है 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी तुरंत हम सॉल्व किए थे, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा, और ये पोजीशन 5 से पूछ रहा है, तो 5 को जो है m1 को जो है जीरो लें, तो यहाँ से 0 प्लस m2 जो हमारे पास वो है 10, 10 इंटू आर जो है 1 मीटर है, डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो इसको हम 1 लेंगे तो ये 10 ही रहेगा। नीचे में अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, ये आ जाएगा हमारे पास 1:2:3, ठीक है। 5 से काटेंगे तो, और इसको ये जो है मीटर में आया, ठीक है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है 2 × 3 × 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है काटेंगे तो ये आ जाएगा 33 के अप्रॉक्सीमेट, इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 सेंटीमीटर, 66 यानी कि, और यहाँ से जो है कुछ आता है 33.3 आएगा, या फिर पता नहीं, करने से थोड़ा सा और आएगा, तो ये 6.7 आ जाएगा, तो 67 आ जाएगा, 67 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
body of mass 4 meter moving with speed u collide with another ball b of mass 2 meter at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is body A of mass 4 4m है. अच्छा, बॉडी ऑफ बॉडी A of mass 4m है, moving with speed u collide with another ball b of mass 2m जिसका है और एट रेस्ट है. 2m जो है रेस्ट पे है, यानी कि हमारे पास जो है हमारे पास एक मास है जो कि 4m का है और वो जो है स्पीड उसका u है. ठीक है, और वो जो है 2m में जो है b जो है में जो है टकरा के वो कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर करेगा. तो और ये इलास्टिक है, तो जब तो इसका फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 4n, फॉर्मूला था 4n 1 प्लस n का स्क्वायर. तो और n जो है क्या है कि वो कितना टर्म्स ज़्यादा है, जैसे एक दूसरे से कितना ज़्यादा है. जैसे ये 4 है 4m है, ये 2m है, तो ये जो है 2 टाइम्स से है. ठीक है, तो n जो हमारे पास 2 आ जाएगा. 4 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 8/9. 8/9 सी इज राइट आंसर. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, moving block having mass m collide with another stationary ball having mass 4m. The lighter block come to rest after collision when initially velocity of the lighter block is v. Then the value of coefficient of restitution e will be. तो यहाँ पे जो है स्टेशनरी बॉल लाइटर ब्लॉक हैविंग द, ठीक है, तो ये जो है इसको निकालने के लिए जो है इलास्टिक है ना, तो जैसे मान लीजिए m है और एक जो है वो जा रहा है b से. ठीक है, और 4m जो है वो है रेस्ट पे. तो उसके बाद जो है ये जो है m रेस्ट पे है when initially not, then the value of coefficient of restoration come to rest after collision के बाद भी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है, तो वो collision के बाद भी रेस्ट पे आ जाएगा. तो जो है हमारे पास v फाइनल इक्वल टू आ जाएगा, v फाइनल इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है हमारे पास m1 माइनस m2 v. अगर यहाँ पे जो है v1 है, v1 का पहले हम निकाल रहे हैं, v1 का जो है तो यहाँ पर आ जाएगा v1 बाय m1 प्लस m2 प्लस e प्लस 1 m2 v2 m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा हमारे पास. और ये यहाँ से जो जैसे मान लीजिए v2 जो है वो रेस्ट में आता है फाइनली, तो ये जीरो आ जाएगा. ठीक है, v2 जो है v2 के जीरो होने की वजह से जीरो आ जाएगा. तो ये प्लस जो है m1 जो है हमारे पास ये आ जाएगा m1 माइनस m2 e v1 बाय m1 प्लस m2. तो
सो ये जो है V1 जो है फाइनली जो है वो व्हेन कोलाइड ही कर जाता है तो वो जो है रेस्ट हो जाता है, तो इसलिए जो है ये जाएगा जीरो जीरो, और ये जो इस साइड जाएगा तो ये भी आ जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, और ये V1 जो है उसको जो हम इस साइड नीचे दे देते हैं तो ये भी हट जाएगा। हमारे पास बचेगा M1 माइनस M2 ई इक्वल टू जीरो। तो सो M जो है ये M1 इक्वल टू आ जाएगा M2 ई, और जब ये ई जो है वो नीचे आ जाएगा तो M1 M2 जो हमारे पास 4M है, ठीक है 4M है, तो ये M से M कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 इज राइट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? Center of mass of body will always coincide with the center of gravity of the body. तो ऑलवेज नहीं होता है वो जो है, जैसे मान लीजिए एक लार्जर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, और उसका जो ग्रेविटेशन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ये राइट में तो नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो। Center of mass of body is the point at which the total gravitational torque on the body is zero। ये भी false है। The couple of an body produced both translational and rotational motion in a body। तो ये भी wrong है। जरूरी नहीं है कि वो कपल्स में जो है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्वल हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज greater than one means that a smaller effort can use it to lift a larger load। ये सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ mass 10 gram moving horizontally with velocity 400 meter strike wooden a block of mass 2 kg which is suspended by lighter extensible string of length 5 meter। As a result, the center of gravity of the block found to be rise a vertical distance 10 centimeter। The speed of bullet after emerge horizontally from the block will be। ये बोल रहा है कि एक जो हमारे पास बुलेट है जो कि जो है उसका मास जो है 10 ग्राम है, और वो जो है 400 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। और एक जो है ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग है, और इसका 2 kg दिया हुआ है, 2 kg है, 2 kg है, और जो है वो जो है इसमें जब ये इंटर करता है ये जो है कुछ वो ऊपर चले जाता है, ठीक है, ये ऐसे आ जाता है, और इसका जो है वो डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर वो हाइट चढ़ जाता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वो हाइट चल जाता है, और ये जो है 5 मीटर है, ठीक है। तो वो जो है तो उसका जो है, और ये जब इंटर करके जब इस साइड से निकलता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ से जो है ये निकालने के लिए इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो है यूज करेंगे। फाइनल और पी इनिशियली एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पहले हम हाइट का जो है पहले हम वी इसका जो है इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जो है 10 सेंटीमीटर चढ़ने की वजह से जो है वो आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो 2gh आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू 10, हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10/100 आ जाएगा। तो एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, तो अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट जब लगेगा तो पी इनिशियली इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पे नहीं है। तो M1 V1
प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। मास जो है 10 ग्राम है, तो इसीलिए 10/1000 इंटू वेलोसिटी जो 400 है, और प्लस ये जो है m2 जो है ब्लॉक जो है इनिशियली रेस्ट में था तो वो 0 आ जाएगा, और प्लस उसके बाद जो है m1 जो है वो है हमारे पास 10/1000 इंटू वेलोसिटी जो भी है वो निकालना है, और प्लस m2 जो है वो हमारे पास है 2 kg, 2 इंटू वेलोसिटी है √2। तो यहाँ से जो है हम 20 से 20 काटेंगे, 10 से 10 काटेंगे तो यह आ जाएगा 4 प्लस प्लस में यहाँ पे इक्वल टू आएगा, और इसको जो है हम यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ये बचेगा हमारे पास v/2, और ये जो है 2 √2 को जो हम 2 √2 को जो है वो आता है 1.4। तो ये इधर आके नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 20.8 इक्वल टू 2.8 v/100, क्योंकि ये आएगा और नीचे में 100 है, ये आ जाएगा v/100। और सो यहाँ से जो है कैलकुलेट करने के बाद इसको इसको घटा देने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ये इस साइड आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1.0 और 1.2, और जब हम इसको इंटू कर देंगे 100 से तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 10 से 120 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है two identical ball A and B having velocity 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically elastic elastically collision in one dimension. The velocity of A and B after collision respectively will be क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास क्या होता है, जब इलास्टिक कोलिजन में जो है दोनों का मास सेम हो, दोनों का मास ए एंड बी का जो है मास सेम है, आइडेंटिकली बॉल है, मास यानी कि सेम होगा, वो जो है वेलोसिटी जो है एक दूसरे का जो है इंटरचेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉल है और ये एम है, ठीक है, इनिशियली वो जा रहा है 10 मीटर से और ये जा रहा है 20 मीटर से, तो वो जो है कोलाइड करने के बाद जो है ये 20 मीटर से जा रहा है, तो ये जो है कोलाइड करने के बाद जो है ये ए है, ये बी है, ये जब कोलाइड करेगा ये जो है वापस ये जो है वो जाने लगेगा 20 से, और बी जो है जाने लगेगा 10 से, जब वो इलास्टिक कोलिजन हो। तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा है v इक्वल टू बी का पूछा है पहले, उसके बाद ए का पूछा है, तो ए का जो है वो 0.5 है ए का, माइनस 0.3, तो ए में जो है तो बी में जो है बी में आना चाहिए 0.5, और ए में जो है आना चाहिए ए में जो आना चाहिए 0.3, यानी कि सेम ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर हमारे पास यहाँ पे है यहाँ पे v वेलोसिटी से ज़्यादा, ठीक है, तो 60 है, इसका जो है कंपोनेंट अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा v, और एंगल इस साइड है तो ये एंगल इस साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v cos थीटा। ठीक है, और इस साइड से भी जा रहा है तो इस साइड भी आ जाएगा v cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2v cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, इम्पल्स जो है वो होता है हमारे पास डेल्टा p इक्वल टू मास इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियली। m जो हमारे पास है m है, और v फाइनल और v इनिशियली को जो हम करेंगे तो यह आ जाएगा 2
बी cos 60। तो cos 60 जो है हाफ होता है, तो m टू बी हाफ आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा एम बी, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, two particle of mass m1 and m2 move with initially velocity u1 and u2 on collision on of the party get excited to higher level after energy E. Of particle v v1 and v must। तो ये बोल रहा है कि एनर्जी जो है हमारे पास, वो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो एनर्जी जो है फाइनल मोमेंटम सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम सेम होने की वजह से ये आ जाएगा हाफ एनर्जी आएगा हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v1 m2v2 इक्वल टू आ जाएगा m1 हाफ m1v1 प्लस m2 हाफ m2v2 प्लस ई, क्योंकि वो एक एक्साइट किया है, ठीक है, एनर्जी को। तो अगर हम इसको जो है इस साइड देते हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आंसर। फिर हमारे पास है टू स्फेरिकल बॉल टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m and 5m of radius r and 2r are released in free space with initially separation between their center equal to 12r if they attract each other due to gravity force only, then the distance covered by the smaller body before collision is। तो ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, एक एक आर है, ठीक है, एक स्फेयर है जिसका जो है रेडियस आर है, और एक स्फेयर है जिसका जो है वो 2r है, 2r है। तो इसके डिस्टेंस जो है, इसका बीच का डिस्टेंस जो है वो है 12r। और ये जो है जब हम वो जो है जब पास आ रहे हैं, तो म्यूचुअली अट्रैक्शन है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है ये जो है बाद में ऐसे और ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। सो एक जो है डिस्टेंस चल रहा है x, और एक डिस्टेंस चल रहा है x2, ठीक है, x2। तो पूरा जो है 12 था, और यहाँ पे आ जाने की वजह से ये r और ये r है, तो ये 12r है। यहाँ पे 3r जो है रेडियस होने की वजह से हम चलेगा, ठीक है। इसलिए जो है सेंटर ऑफ मास जो है पहले भी सेम रहेगा और बाद में भी सेम रहेगा। तो डेल्टा सेंटर ऑफ मास जो है एक्स जो है हमारे पास डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0 रहेगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम डेल्टा एम चेंज इन डेल्टा x1 प्लस 5m माइनस x2 और बाय 6m और ये जो है चेंज नहीं हुआ, 0 है, तो ये इस साइड जाने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 x1 इक्वल टू आ जाएगा 5m x2 माइनस आ जाएगा इस साइड से, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू आ जाएगा m कट जाएगा, ये आ जाएगा -5x2, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ये है कि ये x1 प्लस x2 प्लस 3r, ये जो है r और ये 2r होने की वजह से यहाँ पे 3r इक्वल टू 12r रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, और इक्वेशन नंबर फिर जो है x1 प्लस x2
प्लस 3R इक्वल टू 12R आएगा। और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 9R है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जो हम निकालेंगे तो ये x1 इक्वल टू आ जाएगा 7.5R। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉडी ऑफ मास 4m, a body of mass 4m is lying xy plane at rest, suddenly explode into three piece, two piece each of mass m moving perpendicular to each other with equal speed v। सो और जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेट ड्यू टू एक्सप्लोजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, और वो जो है वो जो है एक दो 2m का जो है टू पीस जो है, टू पीस इच ऑफ मास m, अच्छा इच ऑफ मास m जो है एक इस साइड से और एक इस साइड से जो है परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। और तो 2m का मास जो है इस साइड से इस साइड जाएगा ताकि जो है उसका मोमेंटम कंजर्व रह सके। तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पास मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम सेम रहेगा, सेम है। तो हमारे पास जो है पी इनिशियल मोमेंटम सेम, यानी कि इनिशियली तो रेस्ट में था तो इक्वल टू रेस्ट हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी कि मोमेंटम P1 इक्वल टू P2, मोमेंटम P1 इक्वल टू P2, मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ये P3 को इस साइड लाएंगे ये हो जाएगा माइनस P3 इक्वल टू P1 प्लस P2। और सो हमारे पास फार्मूला होता है मोमेंटम का मास इंटू m1 v1 प्लस m2 v2। सो v3 जो हमारे पास इस साइड है तो ये हो जाएगा v3 तो ठीक है नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा मास m1 v1 m3 v3। तो ये जो है नेगेटिव में है। तो और यहाँ से देख सकते हैं कि मास जो हमारे पास मास जो है वो वो जो है ये जो है 2m था, ठीक है, 2m था। तो ये m से m कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे तो मास जो है कट जाएगा। तो ये जो इस साइड जाएगा इनटू से, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास हाफ v1 प्लस v2 हो जाएगा। और जब यहाँ से v1 प्लस v2 हो जाएगा और v3 इक्वल टू माइनस लगा देंगे, और इस दोनों को जब हम अगर प्लस करते हैं v1 प्लस v2 का जो है हम वेक्टर सम करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का, और मास जो है सेम है तो और इक्वल वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास रूट 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 2v, ठीक है। क्योंकि जो 90 डिग्री पे है तो और इक्वल सेम वेलोसिटी से जाए तो वो रूट 2 सम करने के बाद आ जाता है। और ये 1/2 है, तो ये कट के जो है रूट 2 को जो है हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो एक रूट 2 चले जाएगा ऊपर से, तो हमारे पास बचेगा v3 इक्वल टू आ जाएगा रूट 2v। सो नहीं v बाय रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है
टोटल सबका सम करने से होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू, टू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री। तो m1 मास हाफ हाफ m1 v हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर जो यहाँ पे हमारे पास है v रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस दोनों का अगर हम सम करें, यह हो जाएगा m v स्क्वायर प्लस, और इसको जो हम जब लिखें तो ये हो जाएगा वन वन बाई टू v जो है v टू आ जाएगा। सो ये टू से जो है टू आ जाएगा। तो उसके बाद जो हम टू आ जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये टू से जो है, एक मिनट, और ये मास जो है ना 2m था, ठीक है। ये टू से जो है टू कट जाएगा, यानी वी बाई टू आएगा। ये टू उस साइड जाएगा, ये 2m था, तो 2m था, तो ये m से m कट जाएगा। अरे m और 2m, ये जो है ये जो है टू से टू कर गया, तो हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर प्लस ये भी वी स्क्वायर आएगा, वी एम वी स्क्वायर बाय टू। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 mv स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड is। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है फोर्स टाइम का जो है, फोर्स एंड टाइम का ग्राफ जो है, एरिया जो है, फोर्स एंड टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो देता है, वो चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स टाइम जैसे कि एफ इक्वल टू होता है डी टी चेंज इन मोमेंटम बाय डी टी। ये टी जो है उस साइड जाएगा, तो हमारे पास फोर्स टाइम का एरिया जो है हमारे पास वो एफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स और डी टी करेंगे तो यह आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो इसीलिए जो हम यहाँ से सबका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया बताएगा फोर्स का चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया हो जाएगा मेरे पास, इसका जो है इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ इंटू टू, यहाँ से जो है हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो ये टू है, हाइट जो है 6 है, तो यह आ जाएगा हाइट 6। और ये जो है नेगेटिव में है इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव लेंथ इंटू ब्रेथ, तो -3 प्लस इंटू टू, और प्लस इसका जो है करने के लिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंट करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो 4 बचेगा, 4 इंटू ऊपर में जो हाइट जो है उसका 3 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये 2 से 2 करिएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 12 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए पर्सन होल्डिंग refill mass of a person holding a refill mass of person and refill together is 100 kg, stand on a smooth surface and fire 10 shot, yeah, fire 10 shot horizontally in 5 seconds.
each bullet has mass इतना ग्राम with muzzle velocity इतना मीटर पर सेकेंड. The final velocity acquired by the person and average force exerted on the person are. So यहाँ पे जो है मजल वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू गन. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू आ जाएगा, फार्मूला होता है हमारे पास एम बी मास, बुलेट का मास और बुलेट का वेलोसिटी बाय एम एम बुलेट का मास प्लस गन का मास. गन का मास और बुलेट का मास. ठीक है, सो और ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू गन, तो वो दिया हुआ है हमारे पास 800 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10. मास जो है वो 10 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे से 1000 से इंटू करना पड़ेगा. उसके बाद जो है ऊपर में जो है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गन जो है 800 मीटर पर सेकेंड है. और जो है इस दोनों को अगर हम सम करें, ये दिया हुआ हमारे पास 100 केजी. ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 20 से 20 और 10 से 10, सो 8/100 आ जाएगा. और -8/100 आ जाएगा, यानी कि 0.08 आ जाएगा. ठीक है, तो और वेलोसिटी तो हमारे पास निकल गया, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है. ठीक है, कि फोर्स जो है वो पूरी डायरेक्शन में गन पे लगा है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. फोर्स होता है, एवरेज फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी. सो मास वी, चेंज इन मोमेंटम होता है मास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी, जो हमारे पास 0.5 सेकेंड है. और मास जो है 100 इंटू माइनस फाइनल वेलोसिटी हम निकाले हैं यहाँ से, और फाइनल वेलोसिटी है -0.08. इनिशियली जो है वो 0 पे रेस्ट पे था, डिवाइड बाय 5. तो यहाँ से जो है अगर हम इस 0 को हटा दें, ये आ जाएगा 100. 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/5, जो कि आ जाएगा 1.6. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लोजन ब्रेक ए रॉक इनटू थ्री पार्ट in a horizontal plane. Two of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg move with a speed 12 meter per second, and second part 2 kg move with 8 meter per second. So speed if the third part fill of part fills off with 4 meter per second speed, then its mass is, मास कुछ है ना, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक मास है, रॉक है. ठीक है, वो ब्रेक हो जा रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है. तो एक्सप्लोजन तो एक जो हमारे पास एक जाएगा 12 केजी का जो है वो जाएगा साइड से, और 2 केजी का जो है वो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड से. ये 12 मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये 8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा. तो ये जो है परपेंडिकुलर जा रहा है. ठीक है, तो ये जो है एम जो है मास जो है इसका नहीं पता है, जो कि जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम जो यहाँ पे कंजर्व रहेगा. तो पी इनिशियली इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा हमारे पास.
इनिशियली रेस्ट में था, तो ये फाइनल जो है P1 प्लस P2 प्लस P3 जो है वो रहेगा, और माइनस P3 जो इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2। तो हमारे पास जो है फर्स्ट टू पार्ट जो है वो राइट एंगल में जा रहा है, तो राइट एंगल ईच अदर है, तो इसीलिए मीन्स इस दोनों का जो है वेक्टर सम कर देंगे तो वो मोमेंटम जो है थर्ड पार्ट का जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का से वो 90 पार्ट में 90 से जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का जो है सम कर देने से इसका और दोनों सम से और इसका जो है सम से और इसका इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, और या फिर इक्वल टू हो जाएगा। इस दोनों का सम जो है इसके जो है मोमेंटम जो है इसका सेम आएगा। तो P3 जो है P3 जो है इस दोनों का सम करने से आएगा, तो इसका जो है अंडर रूट P1 प्लस P2, क्योंकि 90 डिग्री पे है और अंदर में जो है अगर हम मास को जो है निगलेक्ट कर दें, जैसे कि हम काट दें, क्योंकि P3 में जो है मास इंटू वेलोसिटी होगा। ऐसे करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। सो इसको जो है मास से मास काट दें तो नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो निकाले नहीं है, तो सो अभी 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 कितना से जा रहा है। ठीक है, V3 जो हमारे पास V3 जो है कंजर्व रहेगा, तो भी वेलोसिटी जो हमारे पास V3 आ जाएगा हमारे यहाँ से इस दोनों का वेक्टर सम करने से। ठीक है, तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारे पास 144 प्लस 256 आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस करने से 04 और ये 9 तो 10 और ये 2 3 यानी कि 400 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में, और इसको जब निकालेंगे 20 kg मोमेंटम जो है P3 का मोमेंटम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 20 केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास जी मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ है ना, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया और P3 जो हमारे पास आया है वो 20 है, तो मास जो है मास जो है ये हो जाएगा M3V3 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से V3 जो है V3 M3 V3 जो है, और V3 जो है वो रहेगा अरे 20 है ना, M3V3 इक्वल टू मोमेंटम 20 है, तो ये वेलोसिटी जो है 4 मीटर है, तो M3 इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 kg आ जाएगा मास। मास निकाल रहे थे, तो ये आ जाएगा 5 kg मास। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री मास आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, थ्री 300 ग्राम एट ओरिजिन और 500 ग्राम at x equal to 40 centimeter and 400 gram x equal to 70 centimeter. The distance of the center of mass from the origin is, एक लेंथ है रॉड, एक मास ऑफ 3 आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस ओरिजिन। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे है 300 ग्राम का मास है, और एक है हमारे पास 500 ग्राम का, वो है 40 पे
40 ग्राम पे 40 सेंटीमीटर पे है। एक है हमारे पास 400 ग्राम और वो है 70 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ओरिजिन जो है, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से जो है ये जो है जीरो आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन वहीं से देखना है, इसीलिए वहाँ से डिस्टेंस नहीं है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कुछ नहीं है, इसीलिए R जो है R1 जो है जीरो आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो M2 प्लस जो है, तो इस दोनों को जब हम निकालेंगे, मास जो है 500 ग्राम है, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और इंटू जो है 40 सेंटीमीटर है, और इसको भी अगर डिवाइड कर दें 100 से, सेंटीमीटर में ही आंसर है तो ठीक है, रहने देते हैं। तो उसके बाद जो है प्लस प्लस 400 बाय 1000 करेंगे, ये दो जीरो कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/10 इंटू 70 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 48, और जब 48 आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। इंटू जो है मास को तो हम लिए ही नहीं, ठीक है, एक मिनट, मास को तो हम हटा ही दिए, नीचे में जो है मास आना था, ठीक है, तो नीचे में मास आना था, और फिर इस तीनों को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 जो है 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 5 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 12 आ जाएगा, डिवाइड में 12 आ जाएगा, और 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 ये देखिए 1200/1000 आएगा, तो ये 10 से जो है 3 से 3 जो है 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 जीरो कटेगा, ठीक है, 2 जीरो कटेगा, 12/10 आएगा, यानी कि 10 जो ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। 12 चौके 48, 4 बार में कटेगा, यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पर्सन ऑफ मास 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of boat. The length of the boat 0.3 meter है, the weight 100 kg, the दोनों का वेट जो है 100 kg, मतलब वेट का ये बोट का जो है 100 kg है। 55 kg man walk up to the 65 kg man and sit with him if the boat in still water, the center of mass of the system shift by। जैसे एक जो है हमारे पास बोट है, ठीक है, बोट है, तो एक मैन है यहाँ पे, एक मैन है यहाँ पे 55 के जी, और ये उठ के जो है इसके पास जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है, तो यहाँ पे निगलेक्ट हो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास जो है वहीं पे सेम रहेगा, क्योंकि वो स्टिल वाटर में है, स्मूथ में है, ये आगे चले जाएगा बोट, और सेंटर ऑफ मास को जो है सेम रहने देगा, ठीक है। सो उसको जो है द सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम जो है मस्ट बी रिमेन स्टेशनरी, वहीं का वहीं पे रुके रहेगा, ठीक है, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा, चाहे जितना मास ये उछल कूदक के जो है, ये मतलब मास जो है कितना भी इस साइड से इस साइड या फिर ये इस साइड से इस साइड आ जाए,
अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, तो सिस्टम का मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है शिफ्ट नहीं करेगा, तो वो 0 आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू sphere A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. After collision, B have a velocity v by 2 in direction perpendicular to the original direction. The mass A move after collision in the direction of, तो एक जो है मास है हमारे पास A है, और वो m1 है, ठीक है, तो और एक m2 है, B है, B है जो कि m2 है, ठीक है। वो इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, इज रेस्ट इनिशियली एंड B इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, नहीं एक मिनट, A and B mass m1 and m2 share respectively collide, ठीक है, ये दोनों जो है वो टक्कर कर रहा है, टक्कर ले रहा है और हो जा रहा है, तो जो है रेस्ट पे जा रहा है, ठीक है, तो इस दोनों को टकराने से जो है ये जो है हमारे पास वो रेस्ट पे रह जा रहा है, एंड बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along x एक्सिस, और बी जो है, और बी जो है वो जो है बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along x axis after collision. b has a velocity v by 2. अरे ये इनिशियली अभी टकराया नहीं था, ठीक है, एक मिनट, बी जो है रेस्ट पे था, आर ई एस टी रेस्ट पे था, और ए जो है इज एट रेस्ट इनिशियली एंड बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along x एक्सिस, यानी कि उल्टा हो गया ना। Two spheres A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v. उल्टा बना देते हैं, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, ये जो है B से जा रहा है, और यहाँ पे जो है A जो है रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये जो है जब इससे टकरा रहा है, तो टकराने के बाद जो है आफ्टर कोलिजन B हैज ए वेलोसिटी v by 2 डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी कि जो ये जा रहा था तो अब जो है परपेंडिकुलर इस साइड जाएगा, उसका v by 2 आ जाएगा वेलोसिटी। द मास ए इज ए आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, तो ये जो है ए जो है किस साइड जाना चाहिए, तो उसका जो है एंगल बताइए, ठीक है, तो ए जो है ये बी है, सो ए जो है वो इस साइड जाएगा, इस साइड इसलिए जाएगा क्योंकि जो है उसको कंजर्व करना है, मोमेंटम जो है उसको कंजर्व करना है, तो ये तो वाई एक्सिस में जाने लगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस में जाने लगा बी, तो ये जो है इस साइड जाएगा ताकि जो है इसका एक कंपोनेंट जो है और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस में जाए, ताकि इसका जो वेलोसिटी जो है v का जो वेलोसिटी उसको बैलेंस कर पाए, और एक जो है मोमेंटम जो कंजर्व कर पाए, और एक जो है इसका इसका एक कंपोनेंट जो इस साइड है वो वाई एक्सिस में मोमेंटम कैंसिल आउट कर पाए, ठीक है, तो इसलिए जो है इस साइड जो है v कॉस थीटा आएगा और इस साइड v साइन थीटा आएगा, तो ये v से कुछ जा रहा है, तो एंगल निकालना है हमको, ठीक है, तो इनिशियली जो है मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, सो
एक्स एक्सिस में जो है सबसे पहले हम मोमेंटम को कंजर्व करते हैं तो पी इनिशियली एंड पी फाइनल जो सेम रहेगा। तो m1 v1 प्लस बी जो है जा रहा था v से, और b2 जो है जा रहा था रेस्ट पे था तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में जीरो आ जाएगा और v से जा रहा था। ठीक है, सो v से जा रहा था और जो है फाइनली जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में जो है वो ये देख रहे होंगे, ये तो जो है वो जीरो आ गया, बी बी जो है जीरो आ गया है और ये एम है और ये जो है वी साइन से एम टू जो है वो जा रहा है, m2 जो है जा रहा है वो जा रहा है वी कॉस थीटा एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्स एक्सिस में जा रहा है वी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जो है मोमेंट जो है कंजर्व करेंगे वाई एक्सिस में। तो मोमेंट जो है वाई एक्सिस में कंजर्व करेंगे। तो इनिशियली जो है वो ए एंड बी जो है कोई भी जो है वो नहीं जाना था वाई एक्सिस में। ठीक है, तो इनिशियली तो जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो, और फाइनल जो है हमारे पास मोमेंटम वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जा रहा है, बी देख रहे होंगे, यानी कि m1 और बी जो है v/2 से जा रहा है, m1 v2 प्लस, और ये जा रहा है वाई एक्सिस में m2 v साइन थीटा से जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और इसको जो है हम जब इस साइड कर देंगे, इस साइड कर देते हैं, तो m1 v/2 इक्वल टू m2 v साइन थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और जब हम इक्वेशन को जो है 2/1 करेंगे तो यहाँ से जो है m1 v1 बाय m1 v/2 यानी कि ऊपर 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 चले जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू आएगा एम बी एम m2 v साइन थीटा m2 v कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2। एक मिनट, ये जो है इस साइड आएगा तो ठीक है, और ये 2/1 कर रहे हैं ना, तो ऊपर में यहाँ पे नीचे आएगा, सॉरी 2 जो है नीचे ही रहेगा क्योंकि हमने 2/1 किया है, तो 2 नीचे आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, और ये एक्स एक्सिस में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ their internal attraction, if their speed are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass of the system will be। तो वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जा रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली रेस्ट में था, तो वो लास्ट में यानी फाइनल भी जो है उसका जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी रेस्ट में ही रहेगा। तो इसलिए जो है वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जीरो ही होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडी ऑफ मास m1 टू बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन जो है v1 है, हैव पोजीशन वेक्टर कितना है एंड
-3i2 and k respectively. The center of mass of the system has position vector. So मास जो हमारे पास 3 kg एंड 1 kg है, सो सेंटर ऑफ मास जो है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 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 पोजीशन है तो r1 प्लस m2 पोजीशन r2 बाय m1 प्लस m2। तो मास तो 1 kg है एंड पोजीशन जो हमारे पास पहला का पोजीशन है आई प्लस 2j प्लस के एंड सेकेंड का जो हमारे पास है मास है 3 kg, उसका पोजीशन है -2, तो -3 -3i -2j प्लस के, और डिवाइड बाय मास को जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, तो जब हम इसको इंटू करते हैं यहाँ से इससे इस सब को, तो यह आ जाता है हमारे पास, यह आ जाता है आई प्लस 2j प्लस के, और यहाँ से जो आ जाता है हो जाता है -9i, और यहाँ से 6 -6j प्लस 3j। तो अगर हम आई को आई से प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा इन सबको, डिवाइड बाय 4। सो आई को जो हम आई से करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे, तो -8i, और जे को जब हम जे से करेंगे तो यहाँ से -6 है और यहाँ पे -2 है, तो 2 है, यह आ जाएगा हमारे पास बाय 4, और तो ये जे आ जाएगा हमारे पास -4j बाय 4, एंड फिर इसको जो है के को जो हम के से जोड़ेंगे यह जाएगा +4k बाय 4। सो के 4 से 4 कट जाएगा, 8 दूनी 2, तो -2i -j प्लस के, राइट आंसर -2 -j एंड -k, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, particle of mass m is projected with velocity v making an angle 45 with the horizontal. When the particle land on the level ground, the magnitude of the change in momentum will be। सो 45 पे है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है मास v फाइनल माइनस v इनिशियली, v फाइनल माइनस v इनिशियल, एंड जो है वो 45 पे है। सो बॉल जो है वो जा रहा है 45 से एंगल बना रहा है, और फिर रिटर्न भी आ रहा है 45 से, तो इसका ये भी 45 से जा रहा है, तो इसका जो है एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा, एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा। तो ये जो है 45 इधर इससे इस साइड से बना है, तो इस साइड 45 बनाएगा, यानी कि वी साइन जो है वी साइन से वो टकराएगा। ठीक है, वी फाइनल जो हमारे पास वी फाइनल जो हमारे पास आ जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा, वी फाइनल हो जाएगा वी, और वो भी फाइनल इस साइड से निकलेगा भी इतना ही एंगल से, वी साइन 45 माइनस इनिशियली एंड माइनस वी साइन, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो है ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो माइनस माइनस यहाँ से, तो m2v साइन 45, और 45 जो है हमारे पास 1/√2 होता है, तो m2v 1/√2, तो ये 2 को जो है रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली करके इक्वल टू mv√2, mv√2। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0.5 kg ball moving with speed 12 meter per second strike a head at angle 30 degree with the wall. It is reflect with the same speed at the same angle. If the ball is in contact with the ball for 0.5 second, the average force acting the ball is, so force इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मोमेंटम हो जाता है हमारे पास मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी जो है यहाँ पे 0.5 सेकेंड है, सो 0.25 सेकेंड है। और मास जो है और यहाँ पे वी फाइनल पहले वी इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 12 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि यहाँ से जो है 30 मीटर से जा रहा है। इसका एक कंपोनेंट इस साइड होगा और एक कंपोनेंट इस साइड होगा। कंपोनेंट इस साइड होगा तो ये आ जाएगा v साइन 30 से जो है वो टकरा रहा है, ये तो पैरेलल चले जा रहा है तो इससे नहीं होगा। रिफ्लेक्ट भी इतना से ही कर रहा है, ये हमारे पास बचेगा एम 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 टू वी साइन 30 और 0.25 है तो 30 जो है 1/2 होता है। सो साइन 30 इज, यहाँ पर रहने देते हैं, साइन 30 इक्वल टू आ जाएगा मास जो है वो हाफ है तो हाफ और इंटू वी जो हमारे पास 12 है, 12 इंटू 30 जो है हाफ होता है। और यहाँ पे जो 0.4 है यानी कि 1/4 ऊपर चले जाएगा, 1/4 इंटू 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 24 न्यूटन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बम ऑफ मास 30 kg at rest explode into two pieces of mass 12 and 18 and 12 और मास है ये 18 एंड 12 kg का। वेलोसिटी ऑफ 18 kg जो है 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज, तो सबसे पहले उसका अदर मास का जो वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। यहाँ पे जो है एक्सप्लोड हो रहा है यानी कि मोमेंटम जो हमारे पास सेम होगा, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। हमारे पास मास जो है एक 30 kg का है। हाँ, तो इनिशियली जो है 30 kg का एट रेस्ट में है। सो m2 v2 जो है, सो 18 इंटू वो 18 जो है 18 जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और m2 जो है जो कि है 12 का, वो v जो है निकालना है। तो 18 108 और यहाँ से जो है 12 को इधर इस साइड लाएंगे तो ये कट जाएगा, 9 12 में इक्वल टू v2। सो v2 जो है आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो और जो 9 मीटर पर सेकेंड आ गया तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम जो है 12 का निकालना है तो 12 इंटू वी जो है 9 का स्क्वायर यानी 81 81 आएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। 6 इंटू 81 6 और 45 अधिक 72 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का नीचे 40 48 486 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
consider a system of two particles having mass m1 and m2. If the particle of mass m1 is pushed toward the mass center of particle through a distance d, by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the mass center of particle at the original position। ये बोल रहा है कि m1 जो है एक m1 है, ठीक है, एक m1 है और एक m2 है और उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे है, ठीक है, बीच में ही होगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो है कितना आगे जाए, ये जो है वो m1 जो है डिस्टेंस d चला है, ठीक है, वो d चल गया है, तो m2 को कितना चलना चाहिए ताकि वो जो सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम सेंटर ऑफ मास सिस्टम जो है वो एग्जैक्ट सेम है, यानी कि पोजीशन हमसे पूछा है। सो पोजीशन जो है हमारे पास होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1 पोजीशन ऑफ r1 प्लस चेंज इन पोजीशन है, ये डेल्टा r1 है, m2 डेल्टा r2 यानी चेंज इन पोजीशन, मास जो है m1 प्लस m2। तो ये पोजीशन जो है सेम रहे यानी कि जीरो है, शिफ्ट ना करे कुछ भी, तो ये आ जाएगा और ये m2 जो है m1 प्लस m2 जो है उस साइड चले जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि m1 r1 m1 डेल्टा r1 प्लस इक्वल टू m2 डेल्टा डेल्टा r2 आएगा, ठीक है। और m1 जो है वो चला है डिस्टेंस d, शिफ्टिंग पोजीशन चेंज हुआ है, इक्वल टू बाय m2 आ जाएगा। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ r2 का जो है इतना आएगा, तो m1 बाय m2 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर इज बी इज राइट आंसर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू टू particle of mass m1 and m2 which move opposite directions, the velocity v1 and v2, the ratio of kinetic energy 1 and 2 is। सो हमारे पास जो है स्टेशनरी है, यानी कि और एक्सप्लोर हो जाता है टू अपोजिट डायरेक्शन में, तो टू अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्लोर होगा, यानी कि जो है यानी कि सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास वो कंजर्व रहेगा, तो m1 m जीरो रहेगा, यानी p इनिशियली इक्वल टू p फाइनल, फाइनल रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो है, इसलिए जो है वो मोमेंट ऑफ इनिशियली वो रहेगा और मोमेंट ऑफ फाइनल जो है वो सेम रहेगा। इनिशियली रेस्ट के साथ जीरो रहेगा, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1 इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कोई डायरेक्शन में जाएगा। सो m1 जो है अगर हम v1 बाय v2 को लाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 बाय m1, ठीक है। यहाँ से रहने देते हैं इसको, और काइनेटिक एनर्जी होता है हमारे पास हाफ m v1 का स्क्वायर, ये हो गया e1 बाय e2, सो हाफ m v2 का स्क्वायर। तो ये जो है m1 m2, ठीक है, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और m1 m2, और अगर हम v1 एंड v2 को जो है m2 बाय m1 लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 का स्क्वायर बाय m1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m2 का एक कट जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और m1 का जो है एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि m2 बाय m1 बचेगा। तो m2 बाय m1 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा m2/m1। काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 1/2। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rod of length is 3 meter and its mass acting per unit length is directly proportional to the distance x from one of its and then its center of gravity from the end will be at। तो एक मास जो हमारे पास एक रॉड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर कांस्टेंट रहता तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आता। जैसे मान लीजिए ये 3 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, तो वो जो है अगर कांस्टेंट रहता, मतलब उसका पर यूनिट मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके कांस्टेंट रहता, वो जो है वो सेंटर ऑफ मास बीच में आता, जो कि डेढ़ होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो वो जो है 2 से जो है कम आएगा और 2.5 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 0.5 ही बचेगा इधर, उतना तो जाएगा नहीं, यानी कि 2 के आसपास होगा और 1.5 से ज़्यादा होगा और 2.5 से कम होगा, यानी कि 2 के आसपास होगा, ठीक है। आंसर इज 2। इसका जो है इंटीग्रेशन से होगा, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का हो गया, शॉर्टकट पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, if kinetic energy of a body is increased 300 or increased by 300%, then percentage change in momentum will be। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हमारे पास हो गया है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हो गया है 400% काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। तो 100 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा बाय, यानी कि और ये कट जाएगा, तो यानी कि 4 टाइम्स जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी जो है कि इनिशियल का हो गया है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ के इनिशियल। तो 4 जो है ये जो है, और मोमेंटम होता है P इक्वल टू होता है अंडर रूट एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम फाइनल का हमको निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का होगा, और 2m तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा देते हैं, तो अंडर रूट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो 4 काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल का था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का है, सो यहाँ पे 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आ जाएगा, और ये रूट है तो इससे बाहर आ जाएगा 2, ये 2 रूट के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा, और इनिशियल है 100, ये 100 आ जाएगा, यानी 200, यानी कि 100% जो है, पहले था 100 माने थे और ये अभी आ गया है 200, तो ये जो है 100% इंक्रीज किया है, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क इज रोलिंग, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज v, vcm, which one will be correct। वेलोसिटी ये बोल रहा है कि एक जो हमारे पास डिस्क है जो कि वो रोल कर रहा है, ठीक है, इसमें स्मूथ स्मूथ तो नहीं होगा, मतलब रफी हुआ था वो, तो वो डिस्क है जो कि रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो है यहाँ पे जो है रोल करने की वजह से यहाँ पे इसका पार्टिकल जो है रेस्ट होता है, ये रोटेशन में पढ़ना है, अगले लेक्चर में लाएंगे, तो वो भी देखिएगा कुछ दिन में, एक दिन में आएगा, ठीक है वो। तो यहाँ पे जो है रेस्ट पे रहता है, और यहाँ पे जो है 2 v से जाता है, अगर ये v से रोलिंग, और यहाँ पे जो है v है, अगर ये v से रोलिंग कर रहा है तो यहाँ पे 2 v होगा, यहाँ पे 0 होता है, नीचे ग्राउंड पे जो 0 होता है, ताकि फोर्स लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका इसका एक घूमने की वजह से लगता है और एक चलने की वजह से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए जो है 2v जो है ऊपर का आएगा, एंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 2v एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, यहाँ पे 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पर्सन ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड
on a plank as shown in figure. If A and B exchange their position, then find distance of the plank is. यहाँ पे क्या होता है, ये जो है, ये जो है इस साइड जाएगा, और बोल रहा है सुन फिगर ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, और ये जो है इस साइड जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वहीं का वहीं रहेगा, जहाँ पे पहले से था वहीं पर रहेगा, यानी शिफ्टिंग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम रहेगा, यानी कि जीरो 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 हो जाएगा। तो इनिशियली जो है वो जीरो में था, इसलिए रेस्ट पे था, इसलिए यानी कंजर्वेशन कंजर सेंटर ऑफ मास जो है एट रेस्ट रहेगा, ठीक है। रेस्ट रहेगा मैन प्लस प्लैंक का, और सो m1 यानी कंजर्वेशन, सो m1 रेस्ट रहेगा, सो m1 डेल्टा x1 इक्वल टू आ जाएगा m2 डेल्टा x2, चेंज इन पोजीशन है ये डेल्टा। तो यहाँ पे जो है बैकवर्ड बाय फॉरवर्ड लग जाएगा, ये जो है फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड मतलब क्या, जो और एक और बात है, जो मास जिसका मास जो है वजन वजन ज्यादा रहेगा उसके अपोजिट डिस्टेंस जो है प्लैंक जाता है, ठीक है, प्लैंक जाता है, और जो कम रहता है उसके तरफ जो है उस साइड में ही प्लैंक जाता है। फॉरवर्ड जो हमारे पास एक प्लैंक आगे जा रहा है, और जो भारी मास है उसके अपोजिट में जो है प्लैंक जाता है डिस्टेंस x, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा रहता है तो ये ज़्यादा शिफ्ट कर पाता है, आगे आगे दे देता है प्लैंक। और ये 40 केजी का जो आगे जा रहा है, ये जो है उसके डायरेक्शन में आगे जाएगा, और ये 60 केजी का जो है ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो उसके पीछे भारी मास वाला जो है उसके अपोजिट में जो है प्लैंक जाता है, ठीक है। तो m1 जो है 40 है, 40 है, और वो जो है x डिस्टेंस चला है, ठीक है। सो 40 इंटू एक्स, ये 40x सीधे ले लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट। तो प्लैंक का जो हमारे पास 100 है, 100 जो भी एक्स चला है प्लैंक का, प्लस इनिशियली मोमेंट जो है उसका फाइनल ये मास का जो है 40 आएगा, और वो चला है 10 मीटर डिस्टेंस है, सो 10 मीटर डिस्टेंस चलेगा, और प्लस एक्स चला है, ठीक है, इक्वल टू फॉरवर्ड हो गया, और बैकवर्ड में जो क्या चला है 60 केजी का मास जो है आगे चल रहा है, और प्लैंक जो है वो पीछे जाएगा, तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ये मैन के अपोजिट में जाएगा, इसलिए माइनस एक्स आया है, ठीक है। यहाँ से एक जीरो एक जीरो एक जीरो काटेंगे, यह आ जाएगा 10x प्लस 40 एक्स प्लस 10x 4x इक्वल टू 660 माइनस 6s। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल होल circular hole of radius is cut off a circular disk of radius as is shown in figure. Uh, the centroid of the remaining circle position with respect to point O will be. So यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से जो है कितना डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा अगर हम इस पार्टिकल को a/2 से जो है हम इसको हटा दें, तो हम जानते हैं कि जानते क्या है, या फिर जानते हैं कि डिस्क का जो है डिस्क का जो मास जो है उसके एरिया में होता है, डिस्क के एरिया में जो है उसका मास होता है, ठीक है। सो डिस्क के उसके एरिया में होता है, तो 40 जो है
तो जो हमारे पास एरिया जो है डिस्क का वो निकलता है पाई पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर होता है, सो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम आएगा। और एक बार जो है, और ये बड़ा वाला मास का, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, और जो छोटा वाला है उसका रेडियस आर बाय 2 हो गया है। तो इसका मास जो है आ जाएगा हमारे पास पाई आर बाय 2 का स्क्वायर, आ जाएगा पाई आर बाय 2 का स्क्वायर आएगा। सो ये पाई जो है और आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम आ गया है। सो एम बाय 4 यहाँ पे जो है हम इसको एम पुट कर देंगे, ये एम बाय 4 आ गया। पाई आर स्क्वायर, इसको अगर हम एम पुट कर देते हैं तो ये एम बाय 4, यानी कि रिमेनिंग पार्ट का जो है वो हमारे पास मास बच गया है 3m/4। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है इक्वल टू इनिशियली इनिशियली जो है वो यहाँ से जो है पहले हम सेंटर्स निकालते हैं, ये इस साइड शिफ्ट करेगा, और ये इसको हटा देंगे। तो पोजीशन इन सेंटर ऑफ मास जो है वो आ जाएगा हमारे पास एम इंटू जीरो, क्योंकि एम इंटू जीरो एम इंटू जीरो माइनस पोजीशन सेंटर ऑफ मास एम इंटू जीरो प्लस एम बाय 4, एम बाय माइनस एम बाय 4, मास जो एम बाय 4 हो गया है इंटू रेडियस जो है आर बाय 2 है। तो बाय जो है एम एम माइनस एम बाय 4 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एम आर बाय, अगर हम इसको इंटू कर दें तो ये आ जाएगा 8 3m/4, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3m/4, और यहाँ से जो है 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो सो इसलिए जो है ये आ गया है इक्वल टू माइनस एम आर बाय 4, ये नीचे वाला 4 ऊपर चले जाएगा, और 8m इंटू 3 बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, सो ये एम आर बाय 6 आ जाएगा, एम आर बाय 6 आ जाएगा। और ये एम से एम भी कट जाएगा, ठीक है। तो एम एम भी नहीं आएगा, आर बाय 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस साइड आया है आर बाय 6, यानी कि यहाँ पे रेडियस ए है तो ये यहाँ पे आएगा रेडियस ए बाय 6, यहाँ से ओ से आया, बट हमको यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से आएगा टोटल ए है ए माइनस आर बाय, यानी कि ए बाय 6, हमारे पास बचेगा 5a/6, यानी कि 5a/6। तो हमारे पास आ गया 5a/6, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन का पूछा है इसलिए नंबर 1 इज राइट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है an object of mass m1 moving horizontally with speed u collide elastically with another object of mass m2 at rest, select correct statement, ठीक है।
तो और ये बोल रहा है, तो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑब्लिक कोलिजन है। सो यहाँ पे जो क्या होता है, ये जो है जहाँ से कांटेक्ट होता है तो उसको कहते हैं कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, और ये जो है ये होता है लाइन ऑफ कोलिजन। परपेंडिकुलर जो है लाइन ऑफ कोलिजन होता है, ठीक है। तो और फोर्स जो है और जो है सो स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व ओनली इन डायरेक्शन पी क्यू। तो मूवमेंट जो है पी क्यू में होता ही नहीं है। मूवमेंट जो है मूवमेंट ऑफ सिस्टम जो है वो एक्स में भी सेम होता है और वाई में भी सेम होता है। तो सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है पी एंड क्यू में, तो यानी कि पी एंड क्यू यानी कि एक्स एक्सिस में नहीं, यहाँ पे वाई एक्सिस में भी होता है। सो ये रॉन्ग हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मूविंग ऑफ m1 इज कंजर्व इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर। तो एस आर तो हमारे पास इधर है एस आर, और ये परपेंडिकुलर जो है एस आर इधर है और तो ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है कि सिस्टम जो है का मूवमेंट जो है दोनों तरफ कंजर्व होता है, ये तो हम जान गए हैं। और ऑब्जेक्ट का जो है मूवमेंट लाइन ऑफ कोलिजन में जो है कंजर्व नहीं होता, बट यहाँ पे जो है ये लाइन ऑफ कोलिजन ही है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोलिजन ही है एस आर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर, एस आर के परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन करता है, ठीक है, तो कंजर्व होता है, तो ऑप्शन नंबर दिया जाएगा राइट आंसर। और मूवमेंट ऑफ m2 विल बी चेंज इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सी आर। m2 का जो है सी आर में जो है सी आर का सी एंड आर में जो है वो नॉर्मली जो है वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कंजर्व करता है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन का। ये जो है परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल करता है, ठीक है। और ये क्या है, आर जो है m1 इज कंजर्व इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर। एस आर का जो है परपेंडिकुलर ये करता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ m2 विल चेंज इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सी आर। सो ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इस ईआर का परपेंडिकुलर नहीं है m2, और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। सो आज तो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन में, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और पढ़ते लिखते रहिए, तो थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।